नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हमारा जो टीएड सेकेंड ईयर आईडीडी वाले जो स्टूडेंट हैं उनका जो सिलेबस हमारा चल रहा है उसी सिलेबस के को आगे बढ़ाते हुए आज हम पेपर 11 जो हमारा फैमिली परिवार और समुदाय जो है फैमिली एंड कम्युनिटी, इसका हमारा आगे वाला जो यूनिट 1.3 आज हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1.1 और 1.2 की वीडियो हम आपको पहले लगभग 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हम आपको भेज चुके हैं। इसके बाद आज हम 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद आपको पूरी चीज अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगी। इसमें अपन जो पढ़ेंगे 1.3 के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पारिवारिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। पारिवारिक जो प्रथाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक बच्चे के ऊपर परिवार की संस्कृति, परिवार की प्रथाएं कितना प्रभाव बच्चे के ऊपर डालती है, कितना प्रभावित बच्चे को करती है। ये चीजें हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक चीज और इसके अंदर हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बच्चों के मानसिक और शारीरिक कल्याण पर इनका प्रभाव। मतलब एक परिवार में जो प्रथाएं हैं, एक परिवार में जो संस्कृति है, वो संस्कृति बच्चे के ऊपर कितना प्रभाव डालती है, बच्चे को कितना प्रभावित करती है। मतलब उसकी शारीरिक संरचना पर या उसकी मानसिक संरचना पर, उसको शारीरिक रूप से या उसको मानसिक रूप से वो किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये चीज भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पारिवारिक संस्कृति और प्रथाएं। पारिवारिक संस्कृति और प्रथाएं। हमारे परिवार के अंदर आपको पता है कि एक बालक जो है वो एक परिवार के अंदर रहता है और परिवार जो है वो समाज के अंदर रहता है। तो हमारे एक परिवार की एक संस्कृति होती है और हमारे परिवार में कुछ प्रथाएं होती हैं। ये प्रथाएं सामाजिक और पारिवारिक जो प्रथाएं हैं या पारिवारिक और सामाजिक जो संस्कृति है वो एक क्षेत्र विशेष के अनुसार अलग अलग हो सकती है। मतलब एक क्षेत्र में आपकी ये प्रथाएं अलग हो सकती हैं, एक समाज में ये प्रथाएं अलग हो सकती हैं, अन्य समाज में ये प्रथाएं अलग हो सकती है, अन्य क्षेत्र में ये प्रथाएं अलग हो सकती है। तो इन संस्कृति और प्रभाव जो होते हैं, संस्कृति और प्रथाओं के जो प्रभाव होते हैं, प्रथाओं के अंदर आपके जो है वो रीति रिवाज भी इसके अंदर आ जाते हैं। रीति रिवाज, ठीक है ना। चाहे आप इसको परंपराएं बोल सकते हो, परंपरा बोल सकते हो। कोई भी हमारे माना कि घर में ऐसा कोई भी रीति रिवाज है, ऐसी कोई प्रथा है जिसका पालन उस बच्चे को करना होता है। मतलब एक बच्चा उस परिवार के अंदर रहता है, उस समाज के अंदर रहता है, वो परिवार उस समाज के अंदर रहता है, तो उस व्यक्ति को या उस बच्चे को या उस परिवार में रहने वाले किसी भी सदस्य को उस प्रथा का पालन करना होता है, उस संस्कृति का पालन करना होता है। काफी प्रथाएं हमारे परिवार में, हमारे समाज में ऐसी होती हैं जिनको व्यक्ति जानते हुए भी, व्यक्ति को पता होता है कि ये प्रथा या ये परंपरा या ये उसकी संस्कृति इस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। मतलब वो उसको कोई फायदा नहीं कर रही, उसको नुकसान पहुंचाती है। तो इस बात को जानते हुए भी हमें एक हमारी मजबूरी होती है परिवार में या समाज में रहने की कि हमें वो प्रथा का पालन करना पड़ता है, वो संस्कृति का पालन करना पड़ता है, उस रीति रिवाज को फॉलो करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक व्यक्ति को, ये जो चीजें हैं ये बालक को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, बालक को प्रभावित करती हैं। मतलब ये चीजों का प्रभाव हमारे बालक के ऊपर पड़ता है। बालक जो है वो इस परिवार में रहता है,
परिवार में रह करके वो बालक जो है वो सारी चीजों को देखता है, सीखता है और उसी के अनुसार उसको अपना कार्य करना पड़ता है। यदि वह उसके विरुद्ध काम करता है तो उसको परिवार का या समाज का उसके ऊपर क्या होता है, एक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है कि भाई ये तेरे को ये प्रथा माननी ही पड़ेगी। तो ये जो चीजें हैं ये हमें इसके अंदर पारिवारिक संस्कृति और प्रथाओं के अंदर अपन को पढ़नी पड़ती है। अब इसके अंदर अपन सबसे पहले जो चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बालक विकास पर माता पिता का प्रभाव। इसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि बालक के विकास पर माता पिता का प्रभाव। सबसे पहले हम देखेंगे बालक का जो विकास होता है इस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उसके माता पिता का। उसके माता पिता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इस बात को हम जानते हैं कि ये जो बालक होता है इसका विकास माता पिता के साथ रहते हुए मतलब होता है। मतलब एक बालक अपने माता पिता के पास हमेशा रहता है। हमेशा माता पिता को कोई भी दिनचर्या या कोई भी कार्य या किसी प्रकार के रीति रिवाज, किसी संस्कृति को फॉलो करना, ये सारी चीजों को, सारी एक्टिविटी को एक बच्चा माता पिता के साथ में रह करके और सीखता है। माना कि माता पिता जो है उस बच्चे का पालन पोषण उसने किस प्रकार के किया है, बच्चे को उन्होंने बचपन से ही किस प्रकार की शिक्षा दी है, कैसा खान पान उसका रहा है, किस प्रकार का पहनावा उसका रहा है, किस प्रकार का उसको बोलना सिखाया गया है, कैसी उस वातावरण के अंदर, कैसे वातावरण के अंदर वो बच्चे ने क्या है अपनी परवरिश की है, तो इसका पूरा प्रभाव जो है वो बच्चे के विकास पर पड़ता है। बालक का विकास परिवार के अकॉर्डिंग होता है, परिवार के अनुसार होता है। उसके परिवार में कौन होता है? माता पिता। माता पिता के अनुसार ही उसका शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बालक के विकास पर माता पिता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो भैया ये सारी चीजें आपको इसके अंदर दिखानी है, आपको बतानी है कि जन्म से लेकर के और बालक अपना बचपन पूरा अपनी जो चीजें सीखने का जो कार्य करता है वो माता पिता के साथ करता है, न कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ। माता पिता के साथ वो रहेगा, माता पिता के साथ खाएगा, माता पिता के साथ बोलेगा, तो किस प्रकार से वातावरण में वो उसकी परवरिश होती है तो उसका प्रभाव इसमें पड़ता है और वो बालक वही सीखता है जो उसके परिवार में वो देखता है। तो ये अपन को इसके अंदर लिखना है कि बालक के विकास पर माता पिता का क्या प्रभाव पड़ता है। एक ये तो हो गया इसका व्यवहार, लेकिन एक इसका माता पिता का सांस्कृतिक प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ता है। सांस्कृतिक प्रभाव मतलब ये जो माता पिता है इसकी संस्कृति कैसी है, ठीक है ना। संस्कृति में आपकी जैसे अपन कहते हैं कि भाई भारतीय संस्कृति के अंदर इसमें सारी चीजें आ जाती है। संस्कृति का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति, उसकी बोलचाल कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका खान पान कैसा है, वो उसका पहनावा कैसा है, वो किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से बोलता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी किसके अंदर आती है? संस्कृति के अंदर आती है। तो संस्कृति का प्रभाव भी जो है वो बालक के विकास के ऊपर पड़ता है। बालक उस संस्कृति में रहेगा जिसमें परिवार रहता है और परिवार जिस संस्कृति का पालन करता है उसको बच्चा जो है वो फॉलो करता है, उसको बच्चा उसका पालन करता है। तो इस प्रकार से माता पिता की जो संस्कृति है, माता पिता की संस्कृति भी बालक के विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। बालक के विकास जो है वो परिवार की या माता पिता की संस्कृति के अनुसार ही होता है। इसमें अपन को आगे बढ़ना है कि बच्चों के सामाजिक व्यवहार पर माता पिता का प्रभाव संस्कृति के अनुसार अलग भी हो सकता, मतलब भिन्न भी हो सकता है। जैसे बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता के साथ में बातें कर रहे हैं, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ में बात करता है और बात करता है तो उससे बातें करना सीखता है या नई नई जानकारी उसको प्राप्त होती है
किसी प्रकार का व्यवहार करना, किसके साथ कैसे बोलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े नहीं पहनने हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये जो सारी चीजें हैं वो बालक जो होता है वो माता पिता के व्यवहार से या माता पिता की संस्कृति के द्वारा उसको ये चीजें सीखने को मिलती हैं। इसके अंदर जो है संवाद शैली का जो है वो उपयोग किया जाता है। कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर? संवाद शैली। संवाद शैली का मतलब होता है वार्तालाप करना। इसका यदि अपन अर्थ निकालें तो हो गया आपका वार्तालाप करना। वार्तालाप करना मतलब बातें करना। यदि आप किसी के साथ में बातें करते हैं, मैं किसी के साथ में बातें कर रहा हूँ, माना कि आप किसी सब्जी की दुकान पर सामान लेने गए, या आप किसी मित्र के साथ बातें कर रहे हैं, आप किसी अपने परिवार के साथ बात कर रहे हैं या अन्य के साथ बात कर रहे हैं, जो हमारे और उसके बीच में जो बातें होती हैं हम उनको क्या कहते हैं? वार्तालाप कहते हैं। और ये जो वार्तालाप होता है ये कौन सी शैली के अंदर होता है? ये संवाद शैली के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम वार्तालाप पढ़ेंगे वो बालक का और माता पिता का पढ़ेंगे। बालक अपने माता पिता के साथ में क्या करता है? संवाद करता है, मतलब वार्तालाप करता है, और वो इन सारी चीजों को अपने माता पिता से बातें करके क्या करता है? सीखता है। इसको हम संवाद शैली के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे को अपने पास बिठाते हैं। बहुत सी घरों में बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग दादा दादी, नाना नानी, अन्य कोई भी, तो ये अपने जो बच्चे होते हैं परिवार के उनको अपने साथ में बिठाते हैं और अपने साथ में बिठा करके उनको कोई कहानी सुनाते हैं, कोई किस्से सुनाते हैं। तो ये पुरानी जो कहानियां सुनाकर उनके जो माता पिता जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं? उनको अपनी परंपराएं, उनकी संस्कृति जो है वो उनको सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक बालक जो है वो अपने परिवार में रहकर अपने माता पिता के साथ में क्या करता है? सीखता है। अब अपन पढ़ेंगे बालक विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव। ये तो हो गए आपके माता पिता के प्रभाव। अब बालक विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव। बालक के विकास पर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ये हमारी जो है मनोविज्ञान जो है या हमारे इसके अंदर ये चीज बताई गई है कि बालक का जो विकास होता है इस पर पर्यावरण का जो है वो बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो स्वास्थ्य के खतरों को देखा जाता है। सबसे ज्यादा जो है वो किसको देखा जाता है? स्वास्थ्य के खतरे। यदि अपन बात करें, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि बालक के विकास का माता पिता पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा? जैसे आपका उसका खान पान है, संस्कृति है, परंपराएं है, रीति रिवाज है, ये सारी चीजों का प्रभाव माता पिता का पड़ेगा। लेकिन यदि बात आती है पर्यावरण के प्रभाव की, तो पर्यावरण का प्रभाव जो बालक के ऊपर पड़ेगा वो सबसे ज्यादा किसका पड़ेगा? स्वास्थ्य के खतरे का पड़ेगा। मतलब बालक कौन से वातावरण के अंदर रहता है, बालक कौन से पर्यावरण के अंदर रहता है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की हवाएं कैसी हैं, वहाँ का जल कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, ये जो सारी चीजें जो है पर्यावरण से संबंधित वो बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। माने कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे बहुत प्राचीन समय में जब हमारे यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो 1945 में जापान पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे, और उन परमाणु बम से जापान के अंदर एक विशेष प्रकार की जो है वो गैस जो है वो स्रावित हुई। जहरीली गैस थी, वहां पर सब कुछ नष्ट हो गया था। लेकिन उस समय के बाद भी वहां पर जो बच्चे जन्म लेते थे तो उस गैस का प्रभाव वहां पर इतना था कि जो बच्चा वहां पर जन्म लेता था उस बच्चे को किसी भी प्रकार से किसी भी अंग को वो गैस क्या करती थी? प्रभावित करती थी।
तो ये हमारा एक तरीके से ये पर्यावरणीय प्रभाव है कि बालक का जो विकास होता है ये पर्यावरण के विकास पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। पर्यावरण इसको क्या करता है, प्रभावित करता है, और सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा इसके स्वास्थ्य को। अपन को ये चीज ध्यान रखनी। अब आपको प्रश्न पूछा माना कि अब हम क्या है बिना मतलब का प्रेशर लेकर ये करते हैं कि भाई हमको प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न का हम आंसर कैसे देंगे, हमने तो पढ़ाई नहीं की, हमने तो ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। अरे भैया आपने पढ़ाई नहीं की, मैं ये कह रहा हूं आपने बिल्कुल इस चीज को नहीं पढ़ा। आज से पूछ ले कि पर्यावरण का बालक के विकास पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप इस चीज को अपने ऊपर ले आइए कि भाई मैं एक बालक हूँ, मेरे ऊपर मेरे मम्मी पापा का क्या प्रभाव है, मेरे ऊपर इस वातावरण का क्या प्रभाव है, हमारे यहाँ पर कोई गैस बेकार है, हमारे यहाँ की हवा बेकार है, हमारे यहाँ का पानी बेकार है, हमारे यहाँ की जलवायु बेकार है, हमारे यहाँ का खान पान बेकार है। तो इन चीजों से हमारा सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किसके ऊपर आना है, स्वास्थ्य के ऊपर आना है। और इसका मतलब हम ये चीज को समझ गए कि वास्तविक रूप से बालक का जो विकास है वो पर्यावरण पर निर्भर होता है, लेकिन पर्यावरण इसको कैसे प्रभावित करता है, तो भैया पर्यावरण इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रभावित करता है। मतलब इसके स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो किससे होता है, पर्यावरण से होता है। और यदि अपन मानसिक और शारीरिक प्रभाव की बात करें तो वो सबसे ज्यादा अपने माता पिता का पड़ता है। सबसे ज्यादा माता पिता का प्रभाव पड़ेगा बालक के मानसिक और शारीरिक विकास पर। तो ये चीज आपकी जो हो गई पर्यावरण का प्रभाव। ये आपको इसके अंदर जो है इतनी छोटी सी चीज समझनी है पारिवारिक संस्कृति और प्रथाओं में कि भाई इस परिवार की संस्कृति और प्रथाओं का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है और बालक के विकास पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब दो चीजों का विकास दो चीजों का प्रभाव आपको बालक के विकास पर दिखाना है। ये हमारा 1.3 के अंदर इतना सा ही बस टॉपिक आपको दिया गया है कि एक बालक है और उस बालक का जो विकास है उस बालक के विकास पर पर्यावरण का और उसके परिवार का, मतलब उसके माता पिता का। अब परिवार में माता पिता के अलावा उसके बाबा दादी नाना नानी जो भी अन्य भाई बहन बड़े, ये सबका प्रभाव जो है उस पर पड़ता है। तो अपन को ये दो चीज ध्यान रखने हैं कि बालक के विकास पर माता पिता का क्या प्रभाव पड़ता है और बालक के विकास पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि ये दो चीज आपके दो चीज का कंसेप्ट आपके दिमाग में आज समझ में आ गया, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको 1.3 के अंदर नहीं होगी। नॉर्मल चीज है, आप अपने ऊपर ले जाइए, अपने परिवार के ऊपर ले जाइए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आपको ये चीज आ जाएगी। और यदि भैया इसको आप तुक्केबाजी में करते हैं तो तुक्काबाजी बिल्कुल नहीं, समझो किसी चीज को, उसका कंसेप्ट समझिए आप। और कंसेप्ट समझने के बाद में यदि आप किसी चीज का आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर बहुत वेरी गुड आंसर आप दे सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे 1.4। इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्या 1.4। ये जो पेपर है ये सबसे, आप ये मान के चलिए कि सबसे सरल पेपर के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये परिवार से जुड़ा हुआ है और परिवार से जुड़ा होने के कारण ये हमारे लिए सबसे सरल पेपर होने वाला है। और यदि यही पेपर आपसे नहीं होगा तो फिर आपको ये मान के चलिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। ये पेपर आपके लिए सबसे सरल है। अब अपन पढ़ेंगे 1.4 यूनिट 1.4। 1.4 के अंदर अपन पढ़ेंगे पालन पोषण और उसके प्रकार। क्या पढ़ेंगे अपन? पालन पोषण और एक चीज तो अपन इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि पालन पोषण और उसके प्रकार, और एक बच्चों की शिक्षा पर इसका प्रभाव। इसका जो प्रभाव है वो बच्चों की शिक्षा पर क्या है, बच्चों की शिक्षा पर इसका प्रभाव। ये दो चीज अपन को इसके अंदर जो है वो पढ़ने हैं
कि बालक का जो पालन पोषण है वो किस प्रकार किया जाता है और बालक के पालन पोषण का उसकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज अपन को पढ़नी है इसके अंतर्गत। तो अपन ये जानते हैं कि एक बच्चा जो होता है उसका पूरा पालन पोषण जो है उसके माता पिता के द्वारा, उसके परिवार के लोगों के द्वारा, परिवार में रह करके और उसका पालन पोषण जो है वो किया जाता है। अब पालन पोषण जो है उसका जिस प्रकार से किया गया है, एक बच्चे का पालन पोषण जिस प्रकार से किया गया है उस पालन पोषण के आधार पर बच्चे की शारीरिक बनावट होती है, बच्चे की मानसिक स्थिति होती है, वो पूरी पालन पोषण के आधार पर जो है वो निर्धारित होती है। जैसे माना कि कोई बच्चा है, उसका बचपन में या प्रारंभिक जीवन में उसके पालन पोषण के अंदर कोई ऐसी समस्या आई है कि उसको जैसे कोई उचित उसको खान पान नहीं मिल पाया, उसको संतुलित भोजन नहीं मिल पाया, या अन्य किसी विटामिन वगैरह या अन्य किसी चीज की उसके पास में कमी रह गई, तो ऐसे बच्चे को क्या होता है कि उसके लालन पालन या पालन पोषण जो है उसका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि पालन पोषण की जो शैली है उनकी पहचान जो है वो कैसे, मतलब पालन पोषण जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, पालन पोषण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो अपन को सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके अंदर अधिनायकवादी पालन पोषण। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अधिनायकवादी पालन पोषण। अधिनायकवादी पालन पोषण के अंदर अपन को पढ़ना है कि ये क्या होता है। तो यदि अपन देखें कि जो हमारे परिवार में बच्चे होते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने पारिवारिक बच्चों को या अपने बच्चों को या अपने परिवार में जितने भी बच्चे हैं वो आपके हैं, आपके भाई के हैं या अन्य किसी जो भी बच्चा हमारे परिवार में है, काफी बच्चे जो ऐसे होते हैं कि उनकी एक्टिविटी, उनकी वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, ठीक है ना, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, इन सबका जो आंसर है वो खुद माता पिता जो है या परिवार के जो लोग हैं वो उनको डिसाइड नहीं कर पाते, उनको देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जो है वो मतलब अपने परिवार से थोड़ा विमुख हो जाते हैं, मतलब बच्चों की भावनाओं को माता पिता नहीं समझ पाते और माता पिता की भावना या माता पिता के कार्यों को बच्चे नहीं समझ पाते। तो ऐसे समय में जो है वो इनमें से ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा कोई परिवार सत्तावादी परिवार होता है जिसमें सत्तावादी माता पिता हो सकते हैं, कहीं पर भी, जिससे आपने परिवार के प्रकार हमने पूर्व की वीडियो में पढ़े थे, जिसमें एक पितृ सत्तात्मक होता है, एक मातृ सत्तात्मक होता है, ठीक है ना, जहां पर पिता की सत्ता चलती है, माता की सत्ता चलती है, या कई बार होता है समतावादी भी होता है, जैसे दोनों की सत्ता वहां पर जो है वो चलती है। तो इसमें जो जहां पर माता पिता की सत्तावादी जो होती है, चाहे वो पिता की है, माता की है, और जिस परिवार में समतावादी सत्ता होती है, कहने का मतलब जिस परिवार में माता और पिता ये दोनों ही एक साथ उस परिवार का संचालन करते हैं, मतलब दोनों ही परिवार का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे परिवार के अंदर जो है वो बच्चा जो है वो अपने पारिवारिक नियमों का पालन करता है, मतलब बच्चा अपने माता पिता के कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में रहता है। और जिन बच्चों की आपको पता है कि पारिवारिक सत्ता जो है वो माता पिता के हाथ में नहीं होती है, या फिर ऐसे बच्चे होते हैं जो माना कि पहले हमने उसका पालन पोषण करते समय इन चीजों का ध्यान नहीं रखा, लेकिन आगे जाके जब हमें बच्चों की हरकत का पता चला तो हमने बच्चों के बारे में सोचना स्टार्ट किया, फिर हमने उनको क्या किया, डांटना प्रारंभ किया, उनको डांटने लग गए हम, धीरे धीरे डांटने से काम नहीं चला तो हम उनको दंड देने लग गए, हम उनकी पिटाई करने लग गए। तो इस प्रकार से जब ये सारी चीजें जब चालू हो जाती हैं तो भैया कुल मिलाकर ये है कि बच्चा जो है वो गलतियों को या तो वो मान लेता है या उन पर वो खेद प्रकट कर देता है, मतलब उसको सॉरी बोल देता है, या कई बार ऐसा भी होता है
कि बच्चा जो होता है इन चीजों से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मतलब नियंत्रण के बाहर चला जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी इसके अंदर आपको ये सारी चीजें आती है। कहने का मतलब पालन पोषण का बच्चे के ऊपर जो है वो बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब इसका बच्चों पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? माना कि जैसे आप किसी एक बच्चा है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? जैसे माना कि अपन देखें बच्चे पर इसका प्रभाव देखें कि बच्चे पर प्रभाव आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे पर प्रभाव पड़ा? मतलब बच्चे में के अंदर आपको ऐसा क्या दिखेगा कि बच्चा के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, कि बच्चा दुखी रहता है, यदि बालक जो है बच्चा जो है वो दुखी रहता है, माना कि बालक अप्रसन्न रहता है। आपने देखा होगा कि कई बार जो है वो बालक हमेशा ही ऐसे चिड़चिड़े स्वभाव का रहता है या हमेशा ही परेशान टाइप रहता है, अपने आप से दुखी होता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं से ये बच्चा जो है वो प्रभावित है। मतलब बच्चे के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव अवश्य है। एक जीवन भर सामाजिक रूप से अक्षम महसूस करता है। कैसे महसूस करता है? अक्षम महसूस करता है। अक्षम महसूस करता, अक्षम का मतलब होता है कि वो ये सोचता है कि भाई मैं परिवार में रहता हूँ, समाज में रहता हूँ, लेकिन मैं परिवार और समाज में रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं किसी भी कार्य को करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। यदि वो इस प्रकार की किसी प्रकार की सोच रखता है तो वो बालक, हम समझ सकते हैं कि वो बालक क्या है, वो प्रभावित है। आत्मसम्मान कम हो जाता है। आत्मसम्मान में कमी, माना कि बालक का आत्मसम्मान कम हो गया। आत्मसम्मान का मतलब बालक खुद की रेस्पेक्ट नहीं करता है। खुद की रेस्पेक्ट मतलब बालक जैसे अपने आप से खिन्न हो जाता है कि भाई अरे यार हम तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो कुछ भी अस्तित्व नहीं है, मैं तो ये नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। तो इन शब्दों को जब बालक सोचने लग जाता है, इसका मतलब वो खुद की रेस्पेक्ट खुद नहीं कर रहा है। और खुद की रेस्पेक्ट जब बच्चा खुद नहीं करता है तो इसका मतलब आप 100% समझ जाइए कि भैया उस बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है, वो बच्चा क्या है, प्रभावित है। तो ये भी चीज अपन को बच्चे के अंदर दिख जाएगी। एक वो असुरक्षा की भावना रहती है उसके अंदर। कौन सी भावना रहती है? असुरक्षा की भावना। असुरक्षा की भावना का मतलब है कि वो हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। कैसे? कि भाई मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरा ये कार्य बिगड़ सकता है, मेरा ये काम हो सकता है, ठीक है ना, मैं आगे जीवन में बढ़ के कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें जो है उसका जीवन अपने आप में वो सुरक्षा में नहीं समझता है, अपने जीवन को वो असुरक्षित मान के चलता है। और इससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो किसी न किसी प्रकार से वो प्रभावित हो रहा है, एक मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। मानसिक रोग का शिकार बच्चा जो है, यदि बच्चा प्रभावित है तो इसका मतलब है वो धीरे धीरे ज्यादा सोचता जाएगा। हमने देखा कि इन चीजों के बारे में बालक जो है वो बहुत अधिक सोच विचार करता है, और जब बहुत अधिक सोच विचार वो करता है तो गारंटी से जो है वो मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। मतलब किसी न किसी प्रकार की उसके दिमाग के अंदर जो है वो बीमारी हो जाती है और वो मानसिक रोगी बन जाता है। ये भी उसके अंदर जो है वो रहता है। और एक अपन को इसके अंदर आएगा कि वो मानसिक रोग का उपचार। मतलब एक बालक जो है वो मानसिक रूप से रोगी बन गया तो उसकी एक थिंकिंग बैठ जाएगी कि भाई मैं जो है वो मानसिक रूप से बीमार हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं तो पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग जो है वो बहुत कम काम करता है, मेरे दिमाग का विकास रुक गया है। तो इन सारी चीजों से परेशान होकर के वो उनका क्या कराता है, उपचार कराता है। मतलब वो उसका डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसको उसका उपचार के लिए उसको कुछ दवाइयाँ देगा।
तो इस प्रकार से वो अपने आप में ये सोच करके और दवाई खाना स्टार्ट कर देता है। और आपको पता है कि ये डॉक्टर के अनुसार जो है वो ये कहा जाएगा कि भैया आपकी दवाई तो रेगुलर चलेंगी, आपका तो क्या है कि बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। तो एक व्यक्ति की जो मनोविज्ञान, एक साइकोलॉजी बन जाती है कि मैं दवाई खाऊंगा तो ठीक रहूंगा, तो वो लगातार जो है वो दवाई खाने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन जो है ये बच्चे के प्रभाव को पहचान सकते हैं इन चीजों से। ये भी चीजें आपको ध्यान है, 3 और 3 6 बिंदु भी आपने पढ़ लिए कि ये बच्चे को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे हमको पता चलेगा कि बच्चा प्रभावित हो रहा है, तो भी आपका मतलब कार्य आराम से संपन्न हो जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे आधिकारिक पालन पोषण। आधिकारिक पालन पोषण। आधिकारिक पालन पोषण जो है उसमें अपन को आधिकारिक पालन पोषण के अंदर अपन को इसमें छोटी सी चीज पढ़नी है कि यदि हम बच्चे के साथ में सकारात्मक संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। सकारात्मक संबंध का मतलब होता है कि जैसे आपने बालक के सामने कोई भी बिंदु के बारे में बात करना स्टार्ट किया, कोई भी बालक को हमने ज्ञान देना प्रारंभ किया, कोई बालक को हम किसी चीज को सिखाना चाहते हैं, तो उसकी तरफ से एक पॉजिटिव सोच हमको प्राप्त होनी चाहिए, मतलब सकारात्मक प्रयास जो है वो आने चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जब हम कोई भी नियम बालक को बताएं, कोई भी नियम, उसका कारण अवश्य होता है, ठीक है ना, एक कारण और लाभ। यदि आपको कोई भी चीज बालक को सिखानी है, माना कि मुझे ये सिखाना है, मुझे पता लगा कि बालक जो है वो कोई गलत कार्य कर रहा है, बालक गुटखा खाता है, बालक नशा करता है, बालक गलत बोलता है किसी से, तो मैं सबसे पहले उसको क्या बताऊंगा, नियम बताऊंगा। सबसे पहले क्या बताऊंगा उसको, नियम बताऊंगा कि भैया एक बालक को इस उम्र में गुटखा नहीं खाना चाहिए, इस उम्र में उसको नशा नहीं करना चाहिए। ये मैंने उसको बता दिया नियम, लेकिन नियम के साथ साथ मुझे कारण और उसका लाभ बताना है। मतलब ऐसा कौन सा कारण है कि मुझे ये गुटखा नहीं खाना चाहिए, ऐसा कौन सा फायदा है कि मुझे ये गुटखा नहीं खाना चाहिए। तो ये चीजें हमको बालक को बतानी पड़ेगी। इसका अधिकार जो है वो हमारे अनुसार होता है। इसके बाद आप इस नियम को क्या करेंगे, लागू करेंगे, इस नियम को लागू करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको नियम को हम बच्चे के सामने प्रेशर से प्रेशराइज करके उस नियम को बच्चे को बताया जाता है कि नहीं ऐसा आपको करना है। क्यों करना है इसका पता नहीं, लेकिन करना है क्योंकि मैं कह रहा हूं। लास्ट जो पॉइंट आ जाता है माता पिता का कि भाई हम कह रहे हैं, हम आपके माता पिता हैं और हम आपके माता पिता हैं, तो हम जैसे कहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। तो ये एक बात जो हो गई, इसमें बच्चा जो है वो पॉजिटिव विचार जो है वो नहीं ला पाता है, मतलब इसमें सकारात्मक आपको सकारात्मकता नहीं मिल पाएगी। और यहाँ पर यदि आपने किसी नियम को लागू किया, सबसे पहले उसके कारण बताए, लाभ बताए, इसके बाद में आपने उसको लागू किया, तो वो नियम ये लागू करने के बाद में इसके अच्छे परिणाम आप देख सकते हैं। मतलब आपको परिणाम अच्छे आएंगे। परिणाम कैसे आएंगे, आपको अच्छे आएंगे। और यदि आप दादागिरी से, अपने जबरदस्ती के साथ, अपने माता पिता के जो प्रभाव है उसके साथ यदि आप बच्चे को किसी नियम को लागू करवाते हैं तो उसके परिणाम जो है वो अच्छे नहीं आ पाते। मतलब ये अधिकार जो है वो सही नहीं रहता है। अब इस अधिकार का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी अपन को यहीं पर देखना पड़ेगा। जैसे हमने अभी अधिनायकवादी पालन पोषण में देखा कि बच्चे पर ये प्रभाव पड़ा, तो ऐसे हम आधिकारिक पालन पोषण में देखेंगे कि बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चे पर प्रभाव, बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला इसमें प्रभाव पड़ेगा कि यदि ऐसा जिन बच्चों का पालन पोषण आधिकारिक दृष्टिकोण से होता है, वो बच्चे जो है वो बड़े होकर संतुष्ट इंसान बनते हैं। मतलब वो अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं, जीवन से संतुष्ट।
यदि आपने इस तरीके से पालन पोषण किया है कि बच्चे को सबसे पहले उसका नियम बताया, उसका कारण बताया, उसके परिणाम बताए, उसके लाभ बताए, उसकी हानि बताई, सब कुछ आपने बताया और बच्चा उस नियम को फॉलो करता है, तो बच्चा जीवन भर क्या करता है, संतुष्ट होता है। आपकी बातों से वो संतुष्ट रहेगा, एक जीवन भर सक्रिय रहेगा, जीवन भर सक्रिय। वो बच्चा जो है वो जीवन भर क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। और हमेशा बच्चा हर चीज के अंदर, हर एक्टिविटी के अंदर बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेगा, हर कार्य को वो अच्छे ढंग से बालक जो है वो करेगा। एक इसकी जो है वो शैक्षणिक स्थिति जो है वो अच्छी होती है, शैक्षणिक स्थिति अच्छी, मतलब वो अच्छी प्रकार से पढ़ाई लिखाई करता है। शिक्षा की दृष्टि से भी उसकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी रहती है। एक सामाजिक रूप से सक्षम होता है, सामाजिक रूप से सक्षम होता है। यहाँ पर हमने देखा कि वो सामाजिक रूप से अक्षम महसूस करता है, लेकिन यहाँ पर यदि अपन देखेंगे तो ये सामाजिक रूप से सक्षम होता है, मतलब समाज में वो हर कार्य को करने के लिए सोचता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, मैं इस काम को 100% कर सकता हूँ। एक उसमें आत्मसम्मान होता है, आत्मसम्मान होता है, और इसके अंदर आत्मसम्मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आत्मसम्मान जो है वो बच्चे के साथ में होता है, बच्चे को अपने बच्चा जो है वो अपना सम्मान करता है, और इसका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। इधर अपन ने देखा कि वो स्वास्थ्य जो है उसका बेहतर नहीं होता, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, वो मानसिक रोगी बन जाता है, ठीक है। और इनकी ये जो है, इनकी जो भावनाएं हैं वो भी बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार से आप ये चीज आधिकारिक पालन पोषण में, अधिनायकवादी का पालन पोषण में, अधिनायकवादी यदि पालन पोषण बच्चे का हुआ है तो बच्चे पर ये प्रभाव पड़ेंगे, मतलब ये जो है वो खराब रहेगा। और यदि अपन आधिकारिक रूप से पालन पोषण की बात करें तो बच्चे पर इसके जो प्रभाव है वो अच्छे अच्छे पड़ेंगे, मतलब आधिकारिक पालन पोषण जो है वो अच्छा है, मतलब इससे बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, बच्चे के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव जो है वो होता है। अब अपन पढ़ेंगे अगला अनुमेय पालन पोषण। अनुमेय पालन पोषण अब पढ़ेंगे अपन अगला है अनुमेय पालन पोषण। अनुमेय पालन पोषण जो होता है इसमें अपन ये नियम तो तय कर लेते हैं, लेकिन शायद ही उन्हें कभी, जैसे माना कि आपने कोई परिवार में नियम बना लिया कि भाई हमारे परिवार के लोगों को ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, लेकिन जब हम उनको लागू करने की बात करते हैं कि भाई इनको लागू किया जाए, तो शायद हम कभी कभी क्या है उन नियमों को बनाने की बाद में लागू नहीं करते। मतलब बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, बच्चों को अच्छी परवरिश के लिए हम परिवार में नियम बनाते हैं, लेकिन नियमों को हम लागू नहीं कर पाते हैं, और ऐसा अपन को लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो हस्तक्षेप करने से अच्छा सीख लेगा। मतलब हम हमारे नियम तो लागू नहीं करें, लेकिन बच्चा यदि हमारे परिवार में हमारे कार्यों के साथ में हमारे बीच बीच में हमारा हस्तक्षेप करता रहे, मतलब हमारे बीच में हमारे कार्यों में हाथ बटाता रहे और ऐसे ही सब कुछ सीख जाए, तो ये अनुमेय पालन पोषण के अंतर्गत आता है। और ये जो अनुमेय पालन पोषण के अंतर्गत आता है, मतलब इस प्रकार से यदि बच्चे का पालन पोषण किया जाए तो इसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपन को देखना है। इसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि आपने अनुमेय पालन पोषण किया है तो बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो पहला इसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे स्वतंत्र विचारक होते हैं। कौन से विचारक बनेंगे? स्वतंत्र विचारक। स्वतंत्र विचारक क्यों बनेंगे? अब स्वतंत्र विचारक क्यों बनेंगे? स्वतंत्र विचारक इसलिए बनेंगे कि उनका अनुमेय पालन पोषण हुआ है। कहने का मतलब बच्चे का पालन पोषण जो है वो उनके खुद के अकॉर्डिंग हुआ है। परिवार के लोगों ने कोई भी नियम उनके ऊपर लागू नहीं किए, कोई भी नियम उनके ऊपर बनाया नहीं। तो इसका मतलब है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से जो है उसका पालन पोषण हुआ है, तो ये स्वतंत्र विचारक जो है वो बनते हैं। एक शैक्षिक रूप से संघर्ष करने की अधिक संभावना होती है। शैक्षिक रूप से अधिक संघर्ष, इनको पढ़ाई के लिए अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो बालक है, बालक ने स्वतंत्र विचारक है, मतलब अपने विचारों से पढ़ता है। वो अपने ऊपर सारी कुछ उसकी जो है डिसाइड करना या कोई भी चीज पढ़ाई करनी, कैसे करनी, कब करने, ये सारी चीजों के लिए वो स्वतंत्र होता है। तो उसको पढ़ाई के लिए अधिक संघर्ष की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। एक नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं बच्चे, नियमों का पालन नहीं करना, नियमों का पालन ये बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे स्वतंत्र विचारक हैं, खुद के विचारों से चलने वाले हैं। इन पर किसी भी प्रकार का नियम जो है, परिवार नियम तो बनाते हैं लेकिन नियम को लागू नहीं करते हैं। जब नियम को लागू नहीं करते हैं तो ये नियमों का पालन भी ये जो है वो नहीं करते हैं। इनमें आत्म संयम नहीं होता है, आत्म संयम नहीं होता है। आत्म संयम का मतलब होता है कंट्रोल। संयम अपने आप में किसी चीज को ये कंट्रोल, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसका सबका कारण आपको ये है, स्वतंत्र विचारक। ये मतलब अपनी मर्जी से कार्य करने वाले बच्चे होते हैं। इन पर माता पिता के कोई नियम नहीं होते। माता पिता नियम बनाते हैं लेकिन इनके ऊपर माता पिता नियमों को क्या करते हैं? लागू नहीं करते हैं। एक ये अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं, अहंकारी प्रवृत्ति। अहंकारी प्रवृत्ति का मतलब होता है ये घमंडी होते हैं, इनको अहंकार होता है। और इसका मतलब ये है कि ये खुद अपने आप से हर चीज को करते हैं, और अपने आप से हर चीज को करने के कारण ये दूसरे के सामने ये व्यक्त करना चाहते हैं कि भाई हमने ये काम खुद से किया है, मतलब ये काम मैंने खुद किया। तो उसका इनको क्या होता है? एक प्रकार का एक घमंड होता है, एक अहंकार होता है। एक ये उनके पास सामाजिक संपर्क और रिश्तों में प्रमुख मुद्दे हैं। ये जो सामाजिक रिश्ते होते हैं, सामाजिक रिश्ते प्रमुख मुद्दे, जो समाज के अंदर रिश्ते होते हैं और वो रिश्ते इनके लिए एक प्रमुख मुद्दा बन जाता है। क्यों मुद्दा बन जाता है? क्योंकि ये अपने आप से रहने के कारण ये समाज के साथ में अधिक समय तक या अच्छे रिश्ते बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। ये आपका अनुमेय पालन पोषण है। अब आपका आएगा असंबद्ध पालन पोषण। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि बच्चा, आप अपने बच्चे से स्कूल या होमवर्क के बारे में पूछते हैं या नहीं पूछते, मतलब असंबंध, इससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। बच्चा कौन सा होमवर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, बच्चा किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, या आज के जो माता पिता हैं वो बच्चों के साथ अपना समय ज्यादा व्यतीत नहीं करते हैं। तो ये ऐसी स्थिति में ये जो होता है ये आपका असंबंध पालन पोषण होता है। असंबंध पालन पोषण का मतलब होता है बच्चा और माता पिता इन दोनों के बीच में अधिक संबंध नहीं होता है। और अधिक संबंध नहीं होता है तो आपको पता है कि बच्चे के अंदर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। और बच्चे के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? बच्चे पर प्रभाव,
बच्चे पर इसका पहला प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे का आत्मसम्मान कम होता है, आत्मसम्मान कम। आपको पता है कि जब बच्चे से माता पिता का कोई संबंध नहीं है, बच्चे का माता पिता के साथ कोई संबंध नहीं है, माता पिता बच्चे के साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं, उससे पूछते नहीं है क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, होमवर्क कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है वो अपना आत्मसम्मान खो देता है। बच्चे व्यवहार संबंधी समस्याएं, व्यवहार संबंधी समस्या, आपको पता है जब बच्चा जो है वो माता पिता उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे के अंदर व्यवहार संबंधी समस्याएं आ जाएंगी कि किसके साथ बच्चे को किस प्रकार का और कैसा व्यवहार करना उचित रहेगा और कैसा व्यवहार करना बेकार रहेगा। बच्चे असंतुष्ट रहते हैं, असंतुष्ट। आपको पता है जब बच्चे के साथ में माता पिता की बातें नहीं होंगी, माता पिता उनको अधिक समय नहीं दे पाएंगे, माता पिता उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो बच्चा जो है वो असंतुष्ट हो जाता है और पढ़ाई में खराब प्रदर्शन। आपको पता है जब माता पिता बच्चे की स्थिति को नहीं देखेगा, वो स्कूल में क्या पढ़ रहा है, होमवर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना किया, कितना समय पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो ये सारी चीजें जो है उसके पढ़ाई के प्रदर्शन को भी क्या कर देती है, कम कर देती है। और बच्चे आवेगी हो जाते हैं, बच्चे आवेगी हो जाते हैं। आवेगी का मतलब बच्चे क्रोधी हो जाते हैं, आवेग में आ जाते हैं, बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं, किसी के साथ बातें करते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, तो ये प्रकार से वो आवेगी हो जाते हैं। और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते, भावनाओं पर वो नियंत्रण नहीं कर पाते। कहने का मतलब बच्चे की जो भावनाएं होती हैं वो पता नहीं बच्चा कब किस की तरफ मुड़ जाए, कब किस भावना की तरफ मुड़ जाए, तो इससे उसका भावनाओं पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो ये भी समस्या इसके अंदर जो है वो पाई जाती है। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा असंबद्ध पालन पोषण। अब हम अगला पढ़ेंगे, अगला एक पालन पोषण 2 और इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। इस पहली यूनिट को हम आज इस वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे। इसमें अगला पालन पोषण आपका आएगा अनुलंघ पालन पोषण, अनुलग्नक पालन पोषण। अनुलग्नक पालन पोषण, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पालन पोषण की शैली है, ये आधिकारिक शैली जो अपन ने पढ़ी है, पहले हमने आधिकारिक एक पालन पोषण पढ़ा था, तो आधिकारिक पालन पोषण की तरह ही ये होता है, इसमें शारीरिक स्पर्श और स्नेह को भी महत्व दिया जाता है। जैसे वहां पर हमने आधिकारिक पालन पोषण में पढ़ा कि एक माता पिता जो होता है वो अपने अधिकार के साथ में बच्चे का पालन पोषण करता है, लेकिन यहाँ पर अपन इसमें जो है शारीरिक स्पर्श और प्रेम को महत्व दिया जाएगा। शारीरिक स्पर्श व स्नेह को महत्व, ये दो चीज पर अपन को बच्चे को महत्व दिया जाएगा। मतलब माता पिता जो है वो बच्चे के साथ में शारीरिक रूप से जुड़े होते हैं। शारीरिक, जैसे बच्चे को गोदी में लेना, बच्चे से गले मिलना, बच्चे को पकड़ के चलाना, तो ये सारी चीजें बच्चे से विशेष प्रकार से स्नेह करना, ये सारी चीजें जो हैं वो अनुलग्नक पालन पोषण के अंदर आती है। इसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी अपन को देखना है। बच्चे पर इसका क्या प्रभाव होता है, बच्चे पर प्रभाव, ठीक है। बच्चे पर इसका पहला प्रभाव जो होता है कि जीवन में तनाव यदि उसको आता है
तनाव को बेहतर ढंग से नियंत्रण करना। मतलब बच्चे के जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आ जाएगी, कोई तनाव आ जाएगा, कोई किसी प्रकार से वो चिंताग्रस्त हो जाएगा बालक, तो यदि उसका पालन पोषण इस प्रकार से किया गया है, मतलब उसका पालन पोषण माता पिता ने स्नेह के साथ किया है, प्यार के साथ किया है, प्रेम के साथ उसका पालन पोषण किया है, तो बालक को कभी भी जो है तनाव नहीं होगा। पहली बार तो यदि उसको तनाव किसी प्रकार से हो भी जाता है तो उस तनाव को वो आराम से जो है वो कंट्रोल करने में सक्षम होता है, उस तनाव को वो आराम से कंट्रोल कर लेगा। एक सामाजिक रूप से ये सक्षम हो जाते हैं, सामाजिक रूप से मतलब समाज में वो हर रूप से सक्षम होते हैं, हर कार्य को करने में की उनकी योग्यता उनके अंदर होती है। एक उनका आत्मसम्मान अधिक होता है, क्योंकि बच्चे का पालन पोषण स्पर्श और स्नेह के द्वारा प्यार प्रेम से माता पिता के द्वारा बच्चे को रखा गया है, तो उसका आत्मसम्मान भी जो है वो अधिक होता है, बच्चे का आत्मसम्मान भी अधिक होता है। एक बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर, ठीक है ना। मतलब बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी जो है वो ऐसी जटिल बीमारी उसको नहीं होती है, क्योंकि बच्चे का जो पालन पोषण है वो बड़े प्रेम से किया गया है। बच्चा प्यार प्रेम से परिवार के साथ में रहा है तो उसका मानसिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी होती है। अब इसमें आपको एक और आएगा, फ्री रेंज पेरेंटिंग स्टाइल। एक पालन पोषण और है इसका फ्री रेंज पेरेंटिंग स्टाइल। ये क्या है, इंग्लिश में है और इसके अनुसार इसमें जो है कुछ प्रतिबंध होते हैं। प्रतिबंध का मतलब माता पिता जो है इसको फ्री रेंज में रखते हैं, मतलब उसको नियंत्रित नहीं करते हैं अधिक, लेकिन उसके अंदर ये कुछ प्रतिबंध रखते हैं। प्रतिबंध का मतलब होता है कि कुछ कार्यों को बच्चे से रोकने के लिए कहते हैं कि भाई आपको ये कार्य नहीं करना है, मतलब कुछ कार्यों के लिए वो प्रतिबंधित करते हैं बच्चे को। लेकिन यदि बच्चा उनको लगता है कि बच्चा इस कार्य को करने में सक्षम है, जैसे बालक पढ़ाई कर रहा है और हमको पता है कि बालक हमारा अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, तो हम उस पर प्रतिबंध नहीं लगाते, मतलब उसको फ्री रखते हैं, उसको स्वतंत्र रखते हैं कि हमें पता है कि हमारा बालक अच्छी पढ़ाई कर रहा है। और यदि हमें किसी चीज में लगता है कि ये बालक यहाँ से नहीं कर रहा है या बालक यहाँ से कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो हम उस पर कुछ प्रतिबंध जो है वो लगा देते हैं। तो इसके अंदर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी अपन को देखना है कि बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चे पर प्रभाव, हर पालन पोषण में बच्चे पर कुछ न कुछ छोटा मोटा पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव इसमें पड़ता है। तो ये चुनौतियों से निपटने में अधिक सक्षम होते हैं, चुनौतियों को दूर करने में सक्षम। ये बालक जो होते हैं यदि उनका पालन पोषण फ्री रेंज में किया गया है तो ये बालक चुनौतियों से लड़ लेते हैं, चुनौतियों को दूर कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माता पिता ने यहाँ पर उसको नियंत्रित नहीं किया और अच्छे कार्य के लिए नियंत्रित नहीं किया है। और यदि माता पिता को कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई ये बच्चा जो है वो सही नहीं कर पाया है, तो वहां पर उन्होंने उसको प्रतिबंधित किया है, प्रतिबंध लगाए हैं, इसलिए वो चुनौतियों से लड़ने में ये सक्षम होते हैं। एक रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं, रचनात्मकता को प्रोत्साहन। रचनात्मकता का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज के बारे में सोचना, एज ए वैज्ञानिक सोच, मतलब
खोजकर्ता या शोधकर्ता की सोच जो होती है, तो ये इस शोध का या इस ज्ञान का भी इनके अंदर क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि ये अपने आप में सब कुछ करते हैं। समस्या सुलझाने का कौशल इनके पास होता है। समस्या सुलझाने का कौशल मतलब ये जो बालक होते हैं इनके अंदर समस्या सुलझाने का कौशल भी होता है। ये किसी भी समस्या को आसानी से जो है वो सुलझा लेते हैं, इसलिए इन पर समस्या सुलझाने का कौशल भी इनके पास में होता है। एक हमारा एकमात्र इसका नकारात्मक पक्ष भी इसके अंदर हो सकता है। जैसे माना कि आपने बच्चे पर कोई प्रकार का अंकुश नहीं लगाया, बच्चे को आपने किसी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया, आपने उसको एक बार देखा बच्चा अच्छी प्रकार से आगे बढ़ रहा है, अच्छा चल रहा है, तो हमने उसको नियंत्रित नहीं किया, तो इसका एक नकारात्मक जो है वो प्रभाव आ सकता है कि बच्चा अपने आप कार्य करते समय किसी गलत रास्ते को चुनाव कर सकता है, मतलब वो गलत रास्ते पर जा सकता है। इसमें लापरवाही टाइप की जो है अपन इसके अंदर एक नेगेटिव प्रभाव भी इसका होता है, क्योंकि बालक जो है आपको पता है कि बालक अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे ढंग से वो पढ़ाई कर रहा है, अच्छे ढंग से वो आगे बढ़ रहा है, तो लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से कभी बीच में वो लापरवाही कर सकता है, और लापरवाही करके और वो अपने उद्देश्य जो है वो भटक सकता है, अन्य प्रकार से जा सकता है। तो ये नेगेटिव प्रभाव भी इसका एक होता है। तो इस प्रकार ये हमारी 1.4 यूनिट जो है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और 1.5 यूनिट में आपकी में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें ज़्यादा आपका कुछ भी है ही नहीं है, ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है, और समझाने वाली चीज़ होती तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन इसमें अपन को समझाने वाला कुछ भी नहीं है, तो हम इसको इसी के अंदर, इस वीडियो के अंदर 2-4 मिनट में देख लेंगे। इसके अंदर आपको 1.5 के अंदर जो है 1.5 के अंदर आपको दिया गया कि 21वीं सदी के आधुनिक शिक्षार्थियों के लिए 21वीं सदी के आधुनिक शिक्षार्थियों के लिए माता पिता की चुनौती। मतलब जब हम 21वीं सदी में आ गए हैं, इस समय हमारा जो बालक है वो 21वीं सदी में है, और 21वीं सदी में जो बालक है उसको आधुनिक शिक्षार्थी हैं ये, मतलब ये मॉडर्न जमाने के विद्यार्थी हैं, मॉडर्न जमाने के बच्चे हैं। तो इनके लिए माता पिता की कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं जो उस बच्चे को परेशान कर सकती हैं, और माता पिता उनको कैसे जो है वो दूर कर सकते हैं। तो इन चुनौतियों के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे, और इसके बाद अपन इसको खत्म करेंगे। जैसे अपने बच्चे के परवरिश को पढ़ना सीखें, अपने बच्चे के परिवेश को पढ़ना सीखें। ये हमारी चुनौती है हमारे माता पिता के लिए कि बालक जो है हमारा वो कौन सी परिवेश में रह रहा है। परिवेश का मतलब होता है वातावरण, मतलब वो किस प्रकार के वातावरण के अंदर जो है वो बालक रह रहा है। और यदि आपने इस चीज को देख लिया है, बालक को आपने महसूस किया है कि बालक हमारा एक अच्छे परिवेश के अंदर है, बालक हमारा एक अच्छे वातावरण के अंदर है, तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारा बालक अच्छा कार्य कर रहा है। और यदि हमारे बालक का हमको ये पता चल गया कि उसका जो परिवेश है, उसका जो वातावरण है वो गलत है, अच्छा नहीं है, तो हमें तुरंत क्या है उसको जानना चाहिए, और तुरंत ही उसको जो परिवेश है उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए, उस वातावरण में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे माना कि वो किसी गलत मित्र के साथ रहता है या गलत स्थान पर वो बैठता है,
ऐसा परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति है, बाहर का कोई स्थान है, वो आपकी दृष्टि में सही नहीं है, वो गलत है, तो ऐसे स्थान और ऐसे व्यक्ति से हमें बच्चे को दूर कर देना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमारे लिए एक क्या है, चुनौती है। बच्चों के भावनात्मक नियंत्रण, बच्चों पर भावनात्मक नियंत्रण, बच्चों पर भावनात्मक नियंत्रण भी हमारा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चा भावनाओं में क्या होते हैं, कभी कभी बह जाते हैं। जैसे माना कि एक बच्चा है, कोई दूसरे व्यक्ति ने उसको अपनी भावनाओं में उसको फंसा लिया, भावनाओं में उसको विचलित कर दिया, तो बच्चे जो होते हैं इन भावनाओं के अंदर आ जाते हैं। तो हमें इन भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमको इस प्रकार से बच्चे को तैयार करना चाहिए कि पहली बात तो बच्चा किसी अन्य व्यक्ति की फालतू की भावनाओं में आए नहीं, और आ जाए तो बच्चा जो है उन भावनाओं को समझ जाए। तो ये चीज हमको आराम से जो है बच्चे की ध्यान में रखनी चाहिए। एक अपन को सकारात्मक परिणाम, ये भी हमारे लिए एक चुनौती है कि हमारा बच्चा हमको सभी प्रकार से सकारात्मक परिणाम ही दे, चाहे वो पढ़ाई का मैटर हो, चाहे वो व्यवहार का मैटर हो, चाहे वो रहन सहन का मैटर हो, चाहे वो बोलचाल वाली बात हो, या समाज में रहने का तरीका हो। हर प्रकार से जो बच्चा है वो हमको अच्छे परिणाम देने वाला होना चाहिए। यदि ऐसा बच्चा हमारा है तो हम आराम से उस बच्चे को किसी भी प्रकार से उसको हम मतलब नियंत्रण से बाहर रख सकते हैं। हमको उसके परिणाम अच्छे होने चाहिए। लेकिन अब माता पिता के अंदर कुछ चुनौतियां ऐसी होती है, नई चुनौतियां होती है, वो कहाँ से आती हैं? जैसे कभी कभी आपको अचानक से कोई चुनौती आ जाती है। जैसे ये चुनौतियां लगभग अपन की मतलब सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब लगभग हर बच्चे के साथ, हर माता पिता के साथ हो सकती है। जैसे उसका वातावरण गलत हो सकता है, भावनाएं गलत हो सकती हैं, या उसके अच्छे परिणाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये चुनौती हो सकती है। लेकिन हमारी काफी जो परेशानियां हैं वो नई चुनौतियां होती हैं। ये कौन सी चुनौतियां होती हैं? नई चुनौतियां होती हैं। और नई चुनौतियों में जैसे आपका आ गया ऑनलाइन शिकार होना। जैसे बालक हमारा जो है वो अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहा है, अच्छे ढंग से रह रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार का बच्चे के अंदर कोई गलत शौक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे को कहीं ना कहीं प्रकार से ऑनलाइन शिकार हो गया बच्चा, मतलब किसी फ्रॉड के चक्कर में बच्चा फंस गया। तो इस चुनौती का पहले से माता पिता के पास में कोई मतलब नियंत्रण नहीं होता है। और हालांकि हमारा मानना ऐसा है कि बच्चे को ऑनलाइन शिकार होने के बारे में या ऑनलाइन के जो फ्रॉड जितने भी हैं उनके बारे में बच्चे को अच्छी प्रकार से पहले ही बता देना चाहिए, ठीक है ना। जैसे स्कूल वगैरह में गोलीबारी होना, अचानक स्कूल में गोलीबारी, इसको आप गोलीबारी कह सकते हो, या अन्य प्रकार की समस्याएं जो स्कूल में, या जैसे बच्चा रास्ते में जा रहा है या बच्चा कहीं जा रहा है, बच्चा पढ़ने जा रहा है, बच्चा स्कूल के अंदर बैठा है, अचानक से ऐसी कोई चुनौती उसके सामने आ जाए। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बच्चे को गोलीबारी का शिकार हो जाए, तो ये भी अपन को समस्या जो है वो आ सकती है। एक भ्रम व चिंता, बच्चा जो है वो किसी भ्रम में पड़ गया। जैसे माना कि किसी ने उस बच्चे को भ्रमित कर दिया। आजकल आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही यही है लोगों को भ्रमित करना। तो उस बच्चे को यदि किसी कारण से भ्रमित कर दिया है तो ये भ्रम भी जो है वो हमारी आकस्मिक चुनौती के अंदर आता है, मतलब नई चुनौती के अंदर आता है। तो ये चुनौतियां जो है वो माता पिता के सामने होती हैं, और इन चुनौतियों का सामना एक माता पिता को करना पड़ता है। और यदि हम बच्चे को अपने
पहले से ही कंट्रोल करके रखें, नियंत्रण करके रखें, तो किस हद तक इन चुनौतियों से हम क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं और इन समस्याओं का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस प्रकार जो है वो हमारी ये एक पहली यूनिट जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई 1.5 तक। इसमें हमने जितनी भी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, जितनी भी चीज़ें हम हमारे अकॉर्डिंग पेपर के लिए तैयार कर सके, वो चीज़ें आपको हमने पूरी क्लियर करा दी है। अब आप इस यूनिट को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट सेकंड यूनिट की वीडियो हम आपको जल्दी ही जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, आजकल में ही, ठीक है ना। आप लगातार थोड़ा पढ़ते रहिए। अभी हमारी भी कुछ छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों में हम आपको एक आध पेपर जो है उसको अभी से हम क्लियर करा देंगे, ठीक है भैया। देखते रहिए, आप पेशेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी पढ़ाई के लिए बिल्कुल जिम्मेदार रहेंगे और हम आपको परीक्षा तक अच्छी प्रकार से आपकी तैयारी करवा देंगे। उसकी कोई प्रकार से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखिए और लोगों को तक पहुंचा दीजिए। इसको लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दो, दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए कह दो। चैनल सब्सक्राइब रहेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा, हमें भी इसका सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।